सर वॉइस इज नॉट कमिंग, अब आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था डीपीपी नंबर 4, तो चलिए पहले डीपीपी नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा हूं, एक वायरस है, आजकल वायरस बहुत ज्यादा है, और उस वायरस की लेंथ दे रखी है, उसका डायमीटर दे रखा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, तो हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। मॉलिक्यूलर वेट ग्राम या एमयू में नहीं होता, वो तो सिंपली रेशियो होता है, तो वहां पर जो इन ग्राम लिखा हुआ उसे काट देना। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है जो मैंने बताया था, मास डिवाइडेड बाय 1 AMU। तो मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो 3000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8। ये तो होगी लेंथ। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर वैल्यूज पुट करता हूं तो 3.14, आर की वैल्यू 85 इंटू 10⁻⁻8 स्क्वायर इंटू 3000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका मास। मास के लिए क्या आ जाएगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। और मॉलिक्यूलर मास के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास के लिए मास डिवाइडेड बाय, ये ग्राम में है, डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये भी ग्राम में हो, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर आंसर डेली आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल से हैं, जंप कर जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11। 9, 10, 11 की मैं बात कर रहा हूं। एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 5 लीटर, कंटेनर का वॉल्यूम है 5 लीटर, उसका प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, उसके अंदर आर्गन के एटम्स दे रखे हैं और ऑक्सीजन के एटम्स दे रखे हैं। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से टोटल मोल्स निकाले जा सकते हैं यहां पर। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से प्रेशर 1, वॉल्यूम 5 लीटर, मोल्स इनटू, ये एन से कंफ्यूज मत हो जाना, ये टोटल मोल्स की मैं बात कर रहा हूं, इनटू आर और टी। आर टेम्परेचर दे रखा है 300, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में से अब आप कह सकते हो कि जो टोटल मोल्स आ रहे हैं वो किसके कारण है, आर्गन। आर्गन के कितने हो जाएंगे, 9 इंटू 10⁻22, तो डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23 प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां से ऑक्सीजन के आप मोल्स निकाल सकते हो, ये वैल्यू जो है आई थिंक ये 0.15 प्लस ये 1.5, तो 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहां से निकल जाएंगे। टोटल मोल्स की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन के मोल्स हमें यहां से पता चल जाएंगे, उससे ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। आई थिंक ऑक्सीजन के मोल्स जो आ रहे हैं वो 0.1 मोल आ रहे हैं। ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं वो 0.05 मोल्स है। सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो ऑक्सीजन के जो मोल्स यहां से आ रहे हैं 0.05, तो और ऑक्सीजन का जो मास हो जाएगा 0.05 इंटू 32 विच इज 160, तो 1.6 ग्राम। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर हम O2 को O3 में कन्वर्ट करते हैं, O2 को अगर आप O3 में कन्वर्ट कर रहे हो, बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अगर यहां से हम देखें तो ऑक्सीजन की अगर 3 मोल है तो ओजोन के कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल, यानी मोल्स चेंज हो जाएंगे। एक रिएक्शन होने पर मोल्स कांस्टेंट नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ एक रिएक्शन होने पर मास कांस्टेंट रहता है, मास में कोई चेंज नहीं होगा। प्लस रिएक्शन होने पर नंबर ऑफ एटम्स में भी कोई चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ एटम्स उतने ही रहते हैं, क्योंकि यहां से यहां आप देखोगे ये O2 के 3 मोल है, ऑक्सीजन एटम के मोल्स निकालोगे तो 3 इंटू 1 मोल में कितने, 2, तो 6 मोल एटम हो जाएंगे। और यहां पर भी 2 इंटू 3, तो एटम्स के मोल्स तो उतने ही रहेंगे। एक केमिकल रिएक्शन होने पर टोटल मास में कोई चेंज नहीं होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर हम ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन, टोटल एटम्स इन वेसल रिमेन सेम, ट्रू ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग हमने ऑक्सीजन के और कितने मोल्स डाल दिए,
मोल्स में कन्वर्ट करना होगा 6 × 10⁻23, तो ये 0.1 यहां पर आ जाएगा या 10 कह सकते हो, और 0.05 moles, 0.05 moles already they find the new pressure in the vessel at the same temperature, तो फिर से क्या लगा देंगे हम, PV = nRT। अब ध्यान रखना 0.15 मोल्स इसके हैं, ऑक्सीजन के 0.05 मोल्स पहले थे, अब और कितने डाल दिए 0.05, तो टोटल मोल्स कितने हो गए 0.25, और 0.25 से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हो, और मोल्स जब भी चेंज होंगे तो प्रेशर भी चेंज होगा। ठीक है, देन शीट पर मैं आ रहा हूं। शीट में हमने क्वेश्चन नंबर, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे मिक्सचर से रिलेटेड 29, 30, 32, 33 मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर मैं फिर से आपको चलिए एक कोई क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। गिवन है, क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व कर लेते हैं। मिक्सचर है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिक्सचर है, इसको हम हीट अप कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट दे रहा है CaO + CO2, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या देगा MgO + CO2। ठीक है, हमें बताना क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट बाय मास इन द सैंपल। तो एक काम करते हैं, लेट इनिशियल टोटल वेट कितना ले लेते हैं 100 ग्राम, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था यहां पर हमने इसके क्या मान लिए x मोल, और यहां पर हमने इसके क्या मान लिए y मोल। इसको अगर हम हीटअप करेंगे तो इसके x मोल से इसके भी x मोल, इसके भी x मोल, यहां पर y मोल और यहां पर y मोल, अगर इसके x और y मोल है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, जैसा हमने माना इनिशियली हमने टोटल वेट कितना मान लिया 100 ग्राम, आप चाहो तो XW ग्राम भी मान सकते हो, 200 ग्राम भी मान सकते हो, कुछ भी एक डाटा लेना। 100 मैंने इसलिए माना क्योंकि डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, बट हमने x और y मोल माने, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100, तो 100x प्लस मॉलिक्यूलर मास इसका 84y इक्वल्स टू हमने सैंपल कितना माना है 100 ग्राम। फिर क्या कहा जा रहा है, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, इन दोनों के मिक्सचर का जो टोटल मास है वो हाफ ऑफ दी ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल का कितना मास था 100, तो इसका कितना हो जाएगा 50। अब 50 इन दोनों का मास है, हमारे अकॉर्डिंग इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं x, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 56, तो 56x प्लस इसका मॉलिक्यूलर मास 24 + 16 40y। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x और y के लिए आपको सॉल्व करना होगा, मोल्स पता चल जाएंगे, लेकिन मोल से फिर आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना होगा मास, तो वो आपको यहां से निकालना पड़ेगा, तो मोल से मास। ठीक है, तो ये तरीका है, यहां पर मैंने लाके छोड़ दिया, लेकिन मुझे पता है बहुत बार प्रॉब्लम क्या होती है, ये केमिस्ट्री पार्ट था, यहां से आगे में हमें बहुत टाइम लग जाता है, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाते। अभी इन इक्वेशंस को कितना जल्दी आप सॉल्व करते हो वो आप पर डिपेंड करता है, अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हार्डली आपको 30-40 सेकंड्स लगने चाहिए इससे आगे x और y की वैल्यूज निकालने में। बट मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या ऐसा भी होता है कि किया क्वेश्चन कुछ गलती कर दी, अब वो आंसर नहीं आ रहा, अब आंसर नहीं आ रहा तो हम सोचते हैं कि यहां कोई मिस्टेक होगी, मिस्टेक यहां नहीं हुई, मिस्टेक इसके आगे वाले पार्ट में हुई है, तो वो आपको फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हमें समझ में नहीं आया। नहीं, आपको ये अच्छी तरह से देखना होगा कि मिस्टेक कहां हो रही है, इससे आगे हो रही है, क्योंकि केमिस्ट्री पार्ट तो देखिए यहां तक है, इसके आगे कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी आपको पता है, बहुत बार आप इस तरह की कर चुके हो, तो वो प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कि हाँ प्रैक्टिस करें हम ज्यादा से ज्यादा। नहीं समझ में आ रहा, एक बार अपनी इक्वेशंस को चेक कर लो, आंसर जो दे रखे हैं उनको पुट करके आप चेक कर लीजिए कि जो पीछे आंसर दे रखे हैं क्या वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहीं पर एक दो और इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता दूं, जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इनको जब हम हीट अप करते हैं तो क्या केमिकल चेंजेस होते हैं वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो हीटिंग इफेक्ट कह सकते हो, तो कार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, कार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट को अगर आप हीट अप करते हो तो वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल Na2CO3, इसको अगर आप हीट अप करोगे कोई चेंज नहीं होगा, ये स्टेबल होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, लिथियम कार्बोनेट, ये लिथियम कार्बोनेट जो है ये डिकम्पोज होता है इनटू Li2O और CO2 कह सकते हो। ये लिथियम कार्बोनेट जो है वो सेकंड ग्रुप की प्रॉपर्टी से ज्यादा रिजेंबल करता है
तो डायगोनल रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं, तो लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, बाकी फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट्स है वो डिकम्पोज नहीं होते हैं। लेकिन यही बाइकार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप की हम बात करें तो बाइकार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप ये डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन ये किस में कन्वर्ट होते हैं? कार्बोनेट में, जैसे NaHCO3। ये सब हीटिंग इफेक्ट है। ये ट्राइंगल जो मैं बना रहा हूँ इसका मतलब हम इसे हीटअप कर रहे हैं, और हीटअप जनरली आप कह सकते हो कोई फिक्स टेम्परेचर तो नहीं है, लेकिन फिर भी 500 केल्विन, 600 केल्विन, 700 केल्विन इस रेंज में है। तो यहाँ पर अगर आप इसे हीटअप कर रहे हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 कार्बोनेट प्लस H। अच्छा, ये कार्बोनेट भी सॉलिड ही होता है, ये सारे कार्बोनेट सॉलिड ही है, ऑक्साइड भी सॉलिड है, लेकिन यहां पर ये CO2 किसमें होगी? गैसेस स्टेट में, H2O प्लस CO2। बैलेंस करना चाहें तो बैलेंसिंग की जा सकती है, ये बैलेंस्ड है। यहां पर स्पेशली अब इस तरह की भी बहुत बार लैंग्वेज यूज होती है कि अगर हम एक बाइकार्बोनेट को हीटअप कर रहे हैं तो बताओ वेट लॉस कितना होगा। अब वेट लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप इस बाइकार्बोनेट को हीटअप कर रहे हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कार्बोनेट, और कुछ गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। तो हम ये मानते हैं कि कंटेनर ओपन है तो ये जो गैसेस है वो बाहर निकल जाएगी, तो ये जो दोनों सब्सटेंस है ये वेट लॉस होगा। यानी एक तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि वेट लॉस कितना होगा तो आपको H2 और CO2 का मास निकालना होगा। H2 और CO2 का जो मास होगा वो वेट लॉस होगा। हाँ, लेकिन यहां पर वेट लॉस की बात करें तो वो केवल किसके कारण होगा? CO2। ये जो रिमेनिंग मास है सॉलिड का, इसे आप रेसिड्यू भी बोलते हो। रेसिड्यू जो बचा हुआ रह गया है तो इसे आप रेसिड्यू भी बोलते हो। तो ये तो बात हुई कार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। हाँ, यहां पर फिर से मैं बता दूं, जो LiCHO3 है इसको अगर आप हीटअप करोगे तो ये अगेन किस में कन्वर्ट होगा? Li2O में प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, बैलेंसिंग के अंदर यहां पर चेक कर सकते हैं H2O, बैलेंस कर लेना इसको जो भी है। देन आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हुई कार फर्स्ट ग्रुप की। देन सेकंड ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहां पर ये शायद 2 आ जाएगा, 4116। ठीक है, सेकंड ग्रुप की बात करें तो कार्बोनेट्स, तो जो सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे MgCO3, इसे हीटअप करोगे तो ये MgO प्लस CO2 में। और बाइकार्बोनेट्स की अगर हम बात करें तो बाइकार्बोनेट जैसे MgHCO3 ये भी डिकम्पोज हो जाएगा और ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होंगे सारे। यहां पर ये सब ऑक्साइड्स बनेंगे H2O प्लस 2CO2। तो ये रिएक्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना। देन इसी के अंदर 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स और है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बहुत बार रिएक्शन होती है AgNO3 प्लस NaCl, ये सॉल्यूशन है, एक्वस मतलब सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। जब आप AgNO3 के सॉल्यूशन में NaCl डालते हो तो हम जनरली प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं AgCl प्लस NaNO3। लेकिन ये जो AgCl है इसके साथ हम लिख देते हैं PPT या सॉलिड। इसका क्या मतलब है? प्रेसिपिटेशन। ये जो AgCl बनता है यहाँ पर ये सॉल्यूबल नहीं होता है, तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें से ये प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ जाता है, सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब ये जो AgCl है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहता है, तो ऐसा NaNO3 अभी भी सॉल्यूशन में ही रहता है, लेकिन ये AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाता है। कौन कौन से जनरली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाते हैं? तो जैसे AgCl हो गया, HEBr हो गया, AgI हो गया, ये कुछ और भी सब्सटेंस है, अभी मैं सभी नहीं लिखवा रहा हूं, कुछ कॉमन जो हमें जरूरत पड़ेगी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। इसी के अंदर अगर मैं और आपको लिखूं तो BaSO4 इसका भी प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये भी सॉल्युबल नहीं होते। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन हाँ उनमें से अभी जो है वो मैंने कुछ आपको लिखवाए। ये याद रखना है, ये लैंग्वेज यूज हो जाती कभी कभी कि इसका प्रेसिपिटेशन हो गया, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब ये कि हाँ कुछ सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में से बाहर निकल जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, उसे आप कह सकते हो कि वो उसका क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो ये कुछ रिएक्शंस है वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको, अच्छा पर्टिकुलरली चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और करवा देता हूं आपको, लिखिए कैलकुलेट weight loss if if 336 gram
336 ग्राम NaHCO3 is heated to decompose it. वेट लॉस बताना है और 336 ग्राम NaHCO3 है जिसको हम हीट अप कर रहे हैं। एक आंसर आया 124, एट्टी ग्राम 62 ग्राम आंसर वेरी कर रहे हैं। 80 ग्राम भी आ रहा है, 62 ग्राम भी आ रहा है, 124 ग्राम भी आ रहा है। NaHCO3 बैलेंस रिएक्शन सबसे पहले लिखनी होगी, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। चेक कर लीजिए बैलेंस्ड है या नहीं है, बैलेंस है। सेकंड स्टेप, इसके मोल्स निकालो 84, तो 84 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये कितने मोल्स आ जाएंगे, 4 मोल्स, 4 मोल। और 4 मोल NaCO3 इसके कितने बनेंगे, 2, इसके भी 2 और इसके भी 2। लेकिन हमें पता है वेट लॉस किसके कारण होगा, H2O और CO2 के कारण, तो इन दोनों का मास निकालना पड़ेगा। 36 ग्राम 2 मोल का मास, 1 मोल का इसके 2 मोल का मास 88 ग्राम, तो टोटल वेट लॉस यहां से निकालना होगा विच इज 124 ग्राम। इन दोनों के कारण लॉस होगा, तो टोटल जो लॉस होगा दैट इज 124 ग्राम। ठीक है, तो ये मिक्सचर से रिलेटेड एक या हीटिंग वाले पार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 150 ग्राम मिक्सचर ऑफ HCHO and C2H6 reacts completely with 320 gram oxygen. Find mass of each substance in original mixture. वेट लॉस जब भी पूछा जाएगा तो कंटेनर को ओपन ही मानना होगा। तो अगर क्वेश्चन है वेट लॉस तो कंटेनर को आपको ओपन ही मानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करेक्ट, 90 and 60. अक्षय सर, ये फालतू की कमेंट नाइनटी सिक्सटी सॉल्व करें तो फिर से वही सारी स्टेप्स, रिएक्शन को बैलेंस करो, प्रोसीजर क्लियर देखना, एक साथ नहीं लिखोगे, ये अलग अलग रिएक्शन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनेगा CO2 प्लस H2O और यहाँ पर भी प्रोडक्ट बनेगा CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो कार्बन तो यहाँ बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो ये तो पूरी बैलेंस्ड है। यहाँ पर आपको 2CO2 कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन के लिए 3 और अब ऑक्सीजन 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/2। फिर से जो हमारा तरीका रहता है, इसके x मोल और इसके y मोल, इसके x और इसके y मोल, तो एक इक्वेशन क्या बनेगी, चलिए यहीं पर लिख देता हूं मैं। इसका मोलिकुलर मास भी 30, इसका भी 30, तो 30x प्लस 30y इक्वल्स टू 150 ग्राम। तो x प्लस y जो होगा वो कितना हो जाएगा 5। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, यानी दोनों के मोल्स का सम 5 होना चाहिए। अब एक और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि टोटल ऑक्सीजन कितने ग्राम रिएक्ट कर रही, 320 ग्राम। तो अगर इसके x मोल है तो इसके साथ ऑक्सीजन के भी x मोल ही रिएक्ट करेंगे, और इसके y मोल है तो इसके साथ ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, 7/2 y मोल्स। तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितनी रिएक्ट करेगी, x प्लस 7/2 y। मास कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीजन का इंटू 32, और हमें कहा जा रहा है कि कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट करिए 320, तो ये 10 आ गया। तो x प्लस 7/2 y इक्वल्स टू 10। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है मेरे हिसाब से। x प्लस y इक्वल्स टू 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5/2 y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू, ये मोल्स आ गए, इससे आप मास फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक अप्रोच में बता रहा हूँ, प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए। होता क्या है, मैं आपको, तो प्रॉब्लम क्या होती है जब हम क्वेश्चन करते तो हम डायरेक्ट सोचते हैं कि आंसर आ जाए, डायरेक्ट आंसर नहीं आता। स्टेप्स हमेशा सोचनी होगी। कोई भी क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करते हो तो पहला माइंड में कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। जैसे हर बार क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले मैं बैलेंस रिएक्शन लिखता हूँ, फिर जो भी मास गिवन होता है उसको मोल्स में कन्वर्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर मोल्स लिख के इन सबके मोल्स लिखता हूँ। ये मोल्स लिखने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसको स्टेप्स में ब्रेक करो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये थी आई थिंक, अगर आप देखोगे तो टाइप 3 प्रॉब्लम रिलेटेड विथ मिक्सचर। अब हम आ जाते हैं टाइप 4 प्रॉब्लम। टाइप 4 प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ परसेंटेज प्योरिटी एंड परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, ठीक है। देखिए परसेंटेज प्योरिटी, ये तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, कुछ इसमें खास नहीं है। पहले हम इसकी बात करते हैं परसेंटेज प्योरिटी की। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि 200 ग्राम impure sample contains 80% calcium carbonate. Find mass of CaO produced by heating. 200 gram impure sample contains 80% calcium carbonate. 80% calcium carbonate. Find mass of calcium oxide produced by heating. तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब यहां पर क्या, पहले तो चाहो तो अगेन यहां पर भी रिएक्शन लिख दो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू CaO सॉलिड प्लस CO2।
अच्छा, यहां पर ये क्लियर हो गया कि सैंपल में कुछ इंप्यूरिटी भी है, लेकिन ये जो इंप्यूरिटी है हम मानते कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इंप्यूरिटी क्या है हमें नहीं पता है, आप यूं कह दीजिए इंप्यूरिटीज को हम इनर्ट नेचर की मानते हैं, तो उससे क्या बन रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। हमें केवल किससे मतलब है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब 200 ग्राम सैंपल है, 80% प्योर है, यानी 100 ग्राम में 80 ग्राम, तो 200 ग्राम में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, 160 ग्राम। तो हमें बस उस 160 ग्राम से मतलब है, जो रिमेनिंग 40 ग्राम है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 160 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है, और 160 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास पता है इसका 100, तो 1.6 मोल्स। तो इसके कितने मोल्स हो गए हमारे पास, 1.6 मोल्स, और 1.6 मोल से इसके भी कितने मोल बनेंगे, 1.6 मोल, और 1.6 मोल का हम क्या मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि जनरली क्या होता है क्वेश्चन में, लैंग्वेज में, एक तो ऐसा लिखा होता है 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, जब डायरेक्टली कहा जा रहा है 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट 200 होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं गिवन है। जो गिवन है वो है कि 200 ग्राम इम्प्योर सैंपल है और उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट 80% है, तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट का मास फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इम्प्योर सैंपल है तो क्या अप्रोच है वो मैंने बताया। अब इसी के अंदर दूसरा पॉइंट आता है परसेंटेज यील्ड। अब हम बात करेंगे परसेंटेज यील्ड की, बात करेंगे, वो मास आप निकाल सकते हो। परसेंटेज यील्ड, इसके और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसे आप ये भी बोल सकते हो इट इज इक्विवेलेंट टू एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का एक्सटेंट। जैसे होता क्या है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, हो सकता है ये एक केमिकल रिएक्शन है HI कन्वर्टिंग इनटू H2 प्लस I2, ये कोई मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी। अब अगर हम ये बोलते हैं कि इसके 2 मोल्स से बताओ इसके और इसके कितने मोल बनेंगे, तो हम जनरली आंसर दे देते हैं कि हाँ इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनेगा, लेकिन कब, जब इसके 2 मोल पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, जब इसके 2 मोल पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, यानी ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। बट ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो कंप्लीट नहीं होती। कंप्लीट नहीं होती इसका मतलब ये कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उनको, उनके लिए आप कह सकते हो कि उनकी जो यील्ड है वो 100% है, मतलब जो भी रिएक्टेंट है वो पूरा कन्वर्ट हो गया। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं राइट नाउ, तो आप ये कह सकते हो कि जो इस रिएक्शन की, ये 1 मोल तभी होगा जब इस रिएक्शन की यील्ड जो है, यानी एक्सटेंट जो है रिएक्शन का, वो कितना है, 100%। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम करते आ रहे थे उन सब में हम रिएक्शन की यील्ड को 100% ही मान रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसकी 100 है, किसकी 50 है, किसकी 30 है। तो अगर क्वेश्चन में यील्ड के बारे में कुछ भी नहीं गिवन होता है तो हमेशा यील्ड को हम क्या मानते हैं, 100%। लेकिन अगर यील्ड गिवन है तो फिर हमें उसको कंसिडर करना होगा। जैसे अगर मैं यहां पर कह दूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये 100% यील्ड है। अगर मैं यही कह दूं कि 50% यील्ड के केस में क्या होगा, रिएक्शन तो यही लिखी जाएगी, रिएक्शन में कहीं कोई चेंज नहीं होगा, I2 50%। अब 50% का मतलब ये हो गया कि इसके 2 मोल है। अब आइडियली हम मानते हैं कि 100% यील्ड के केस में इसके 1 मोल बनेंगे, लेकिन अब यील्ड अगर 50% है तो जो मोल्स आप सोच रहे हो 1, लेकिन अब 1 नहीं बनेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यील्ड से। ये परसेंटेज है तो 50 डिवाइडेड बाय 100। इसके भी 100% यील्ड के केस में कितने मोल्स बनेंगे, 1, लेकिन इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 50 डिवाइडेड बाय 100। यील्ड को हमने यील्ड से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके भी कितने मोल्स बनेंगे, 0.5, इसके भी 0.5 मोल्स बनेंगे। हाँ, क्वेश्चन ये जरूर आता है कि क्यों, तो देखो इसका कोई ऐसा फिक्स्ड आंसर नहीं है कि व्हाई यील्ड इज नॉट 100%। इसको मैं 1-2 रीजंस आपको दे सकता हूं। एक लिख सकते हो स्टेटमेंट, व्हाई यील्ड इज नॉट 100%। तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि जो रिएक्टेंट है, हम सोच रहे हैं कि HI से केवल यही बनेगा, और भी कुछ प्रोडक्ट बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही प्रोडक्ट बने। और क्या होंगे वो डिपेंड करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन, बट समटाइम्स होता है कि ये रिएक्टेंट, इससे ये प्रोडक्ट भी बन सकते हैं और वो आपस में रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। तो एक लाइन यहां पर लिख सकते हो, रिएक्टेंट्स में फॉर्म सम अदर प्रोडक्ट। ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि कोई और प्रोडक्ट भी वो बना रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट वो बना रहे हैं। सेकंड, मैं आपको बता दूं, कुछ रिएक्शंस की नेचर ही यही होती है कि अगर आप रिएक्शन को स्टार्ट करते हो, रिएक्शन हो रही है लेकिन वो 20% होने के बाद रुक जाती है, 30% होने के बाद रुक जाती है, 40% होने के बाद रुक जाती है। तो यहां पर कुछ रिएक्शंस की नेचर ही इसी तरह से होती है
कि वो 100% कंप्लीट नहीं होती है। आपके पास रिएक्टेंट होता है लेकिन वो फिर भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, तो यहां पर रिएक्टेंट्स डू नॉट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये पॉसिबल रीजन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये कहा जाता है कि इस रिएक्शन की यील्ड 50% है, तो जो आप सोच रहे हो कि 1 मोल बनना चाहिए, वो 1 मोल नहीं, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, यील्ड से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला अगर हम लिखें तो यहां पर एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मोल्स, परसेंटेज चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो इसी तरह से आप कह सकते हो, अगर आपको यील्ड पता है और एक्चुअल मोल्स प्रोड्यूस निकालने हैं, तो एक्सपेक्टेड मोल्स को परसेंटेज यील्ड से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो कि हमने यहां पर किया हुआ है। एक्सपेक्टेड मोल्स थे 1, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, यील्ड से, तो एक्चुअल में मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे, 0.5 मोल्स, राइट। 2 मोल में से इसके इतने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। हाँ, क्वेश्चन आता है कि इसका क्या होगा, क्या ये 0 होगा, अब इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर ये किसी और प्रोडक्ट में जा रहा है तो हो सकता है 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये और प्रोडक्ट में नहीं जा रहा हो तो कुछ अमाउंट इसकी बची हुई भी रह सकती है, तो उसके बारे में हमें कुछ भी कमेंट नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन है तभी हम बता सकते हैं। तो ये यील्ड वाला पार्ट है कि यील्ड के लिए क्या करना है। जैसे एक और सिंपल सा क्वेश्चन, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोगों से ही पूछ लेते हैं। अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू N2 + 3H2, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। लेट से मैं कहता हूं इस रिएक्शन की जो यील्ड है वो 25% है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और वी हैव लेट्स से 12 मोल्स कर देता हूं, कैलकुलेशन आसान हो सकती। इसके हमारे पास 12 मोल्स है, तो आपको आंसर देना है N2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे और H2 के N2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे और H2 के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। इसको करो, फिर मैं एक क्वेश्चन का आंसर भी देता हूं जो उज्जवल प्रसाद ने पूछा है, सर व्हाट इफ देयर आर 2 और मोर रिएक्टेंट्स। वन 1.5 and 4.5, गुड। सुधीर सिंह ने एक स्टेटमेंट लिखा है, कैटलिस्ट आर यूज्ड टू इंक्रीज परसेंटेज यील्ड। नहीं, कैटलिस्ट केवल स्पीड बढ़ाता है, यील्ड उसके कारण चेंज नहीं होती है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली देखा जाए, अगर 100% यील्ड है तो 2 से 1, तो 12 से कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 12। लेकिन यील्ड ये तब है जब यील्ड 100% होगी, और यील्ड अगर 25% है तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 25/100, जो कि कितना हो जाएगा 1/4, 6, तो ये आंसर आ गया 1.5। यहाँ पर क्या लिखोगे, 3/2 इंटू 12 इंटू 25/100 को मैं डायरेक्टली 1/4 लिख रहा हूँ, तो ये सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये हो गया 6, 18/4 यानी 4.5 मोल्स। तो ये तरीका है यील्ड को यूज करने का। हाँ, यहीं पर एक और छोटा सा पॉइंट और आता है, अगर रिवर्स में हम जा रहे हैं तो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, ट्वाइस HI कन्वर्टिंग इंटू H2 + I2, ट्वाइस HI कन्वर्टिंग इंटू H2 + I2, और इस रिएक्शन की यील्ड भी हमें दे रखी है 25%। लेकिन अब क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन ये, फाइंड मोल्स ऑफ HI required to produce 10 mole H2।
10 मोल H2 प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अब रिवर्स में जाना है आपको। इसको मैं हटा रहा हूं, 10 मोल्स H2 प्रोड्यूस करने। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेट इसके कितने मोल्स चाहिए हमें? x मोल। ऐसे लिख सकते हो आप, लेट x मोल्स आर रिक्वायर्ड, x मोल्स आर रिक्वायर्ड। और अब इस x की वैल्यू हमें निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर इसके x मोल है तो पहले ही देखते हैं x की टर्म में इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, तो 1/2 x प्रोड्यूस होंगे। लेकिन कब? जब 100% इल्ड हो। अगर इल्ड 25% है तो इतने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, 1/2 इंटू एक्स इंटू 1/4। और हमें कितने मोल्स चाहिए? हमें चाहिए ये वैल्यू किसके बराबर चाहिए? 10 के बराबर। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू यहां पर 80 आ जाएगी। इधर आके मल्टीप्लाई कर दो। बट इसका अब मैं जो डेरिवेशन बेसिकली करना चाहता हूं उसकी अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस 1/4 को मैं यहां पर, ये इल्ड है तो इसको मैं y से लिख रहा हूं, यहां पर परसेंटेज इल्ड से लिख देता हूं। जो भी परसेंटेज इल्ड है इक्वल्स टू 10। तो एक तरह से देखा जाए तो x की जो वैल्यू निकालनी है तो ये परसेंटेज इल्ड इस तरफ क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 इंटू 1 अपॉन परसेंटेज इल्ड इंटू 2/1। ये चीज अब हम कैसे लिख सकते हैं? तो बड़ा ही बेसिक सा तरीका जो है वो फॉलो करते हैं। ट्वाइस HI कन्वर्टिंग इंटू H2 प्लस I2। ये तो हमें पता ही, अगर इसके हमें 10 मोल्स चाहिए तो रिवर्स में जब हम आते हैं ये तो हमें पता है क्या होगा? 2/1 इंटू 10, जो कि यहां पर भी आ रहा है ये वाला पार्ट। हाँ, लेकिन अब ये तब है जब इल्ड 100% हो। अगर इल्ड जो 100% नहीं है तो रिवर्स में आते वक्त हम क्या करेंगे? इल्ड से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1 अपॉन परसेंटेज इल्ड, और परसेंटेज इल्ड का मतलब यहां पर 10 इंटू 25 और यहां पर 100 विच इज 4। तो आंसर 80 मोल्स। इसको शॉर्ट में मैं ऐसे बोलता हूं, फॉरवर्ड में जाने पर तो इल्ड से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आप बैकवर्ड में आ रहे हो तो इल्ड से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, फॉरवर्ड में जा रहे हो तो इल्ड से मल्टीप्लाई करोगे, बैकवर्ड में आ रहे हो तो इल्ड से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इल्ड बैकवर्ड में आना है तो इल्ड से आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। ये तरीका मैंने बताया। तो ये तो बात हुई परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज इल्ड की। हाँ, एक क्वेश्चन आया था, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो क्या होगा? अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो मैं आपको बता दूं, जो परसेंटेज इल्ड है वो रिएक्टेंट ए के लिए अलग हो सकती है, रिएक्टेंट बी के लिए अलग हो सकती है। तो वो फिर आंसर एक जैसे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो जनरली परसेंटेज इल्ड जो वर्ड यूज किया जाता है वो तभी यूज किया जाता है जब एक ही रिएक्टेंट हो, उन्हीं के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो फिर पर्टिकुलर रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा कि इसकी इल्ड इतनी है, इसकी इल्ड इतनी है, जो कि जनरली हम यूज नहीं करते हैं। राइट, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। ये तो बात होगी परसेंटेज इल्ड और परसेंटेज प्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट इज टाइप 5 प्रॉब्लम्स। Problems related with sequence of reaction. प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। बहुत बार क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एक रिएक्शन होती है जिससे एक प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को से कोई और प्रोडक्ट बनता है, फिर वो प्रोडक्ट किसी और के साथ रिएक्ट करके कोई और प्रोडक्ट बनाता है। तो इस तरह से इस चेन ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। चलिए इसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। 2Cl2 प्लस KOH कन्वर्टिंग इनटू KClO प्लस KCl प्लस H2O। ये Cl2 और KOH की रिएक्शन से हमने KClO प्रोड्यूस किया। अब यहां से जो KClO प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने किसी और कंटेनर में शिफ्ट कर दिया और उस कंटेनर की हमने कंडीशंस को बदल दिया। तो वहां पर ये KClO कन्वर्ट हो गया KClO3 के अंदर।
कंडीशंस यूं से कह दो बदल दी गई, तो वहां पर ये KClO जो है किस में कन्वर्ट हो गया, KClO3 में। फिर यहां से भी हमने इस KClO को बाहर निकाल लिया, वो कैसे बाहर निकालेंगे उससे हमें मतलब नहीं है, बट यहां से हमने इस KClO3 को बाहर निकाल दिया और इसको फिर वापस से किसी और कंडीशन पर हमने रखा, तो जिसके कारण ये KClO3 जो है वो कन्वर्ट हो गया KClO4 प्लस KCl, यानी अल्टीमेटली हमने इससे क्या प्रोड्यूस कर लिया, KClO4। बेसिकली पर्पस आप कह सकते हो वो यही था कि हमें क्लोरीन से और KOH से क्या प्रोड्यूस करना था, KClO4, बट वो एक स्टेप में नहीं हो रहा है। पहले हमने KClO प्रोड्यूस किया, यहाँ पर जो KClO प्रोड्यूस हुआ था उसको दूसरे कंटेनर में लेके गए, वहां से हमने इसको KClO3 में कन्वर्ट किया, वहां से फिर इसको निकाला और फिर इस KClO3 को हमने फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया, KClO4 में। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन इसी तरह से होंगे कि बताओ इसके अगर 1 मोल है तो इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, इसके 10 मोल्स है तो इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, या इसके 100 ग्राम है तो इसके कितने ग्राम प्रोड्यूस होंगे। तो ये अच्छा, ये रिएक्शंस आपको गिवन है, रिएक्शंस आपको नहीं सोचनी है, हाँ आपको बैलेंस जरूर करना होगा इसको। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी मैं इसको बैलेंस कर चुका हूँ, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो प्रैक्टिस के साथ अपने आप हो जाएगा। अभी तो मैं इसको बैलेंस यहाँ पर कर रहा हूँ, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप भी इसको बैलेंस कर पाओगे। तो इन रिएक्शंस को मैंने यहाँ पर बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी भी मैं यूज कर रहा हूँ। टर्मिनोलॉजी के अंदर जैसे हम कह सकते हैं ये Cl2 और KOH, ये इनिशियली हम कंटेनर में डाल रहे हैं तो इन्हें आप कह सकते हो ये Cl2 और KOH ये आपके क्या हो गए, रिएक्टेंट। KClO यहां प्रोड्यूस होके यहां वापस कंज्यूम हो रहा है, तो KClO को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो कहीं प्रोड्यूस हो रहा है और फर्दर कहीं कंज्यूम हो रहा है, तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फाइनली आपको नहीं मिलेंगे, वो कंज्यूम हो जाएंगे, तो KClO यहां पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो आई थिंक आप कह सकते हो फिर तो एक और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, कौन सा, KClO3, क्योंकि वो यहां प्रोड्यूस होकर यहां कंज्यूम हो रहा है। अब यहां तक हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट यहां पर बहुत सारे हैं, KClO4 भी एक प्रोडक्ट है, KCl भी प्रोडक्ट है, H2O भी प्रोडक्ट है, तो ये आपके प्रोडक्ट्स है। हाँ, इनमें से हो सकता है किसी को आप मेन प्रोडक्ट कह दोगे तो बाकी के जो होंगे वो बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसे मेन प्रोडक्ट बोलते हो और किसे बाई प्रोडक्ट बोलते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, बट ये सारे प्रोडक्ट है, KCl, H2O, KClO4, जो कि अल्टीमेटली हमें मिलने वाले हैं। तो तीन तरह के तीन सब्सटेंस हो गए, रिएक्टेंट्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और फाइनली एक और वर्ड प्रोडक्ट्स। अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, बहुतों के माइंड में एक तरीका आता है कि इन सभी रिएक्शंस को हम ऐड कर दें, ऐड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या इसी तरह से ऐड कर दे जैसे लिखा हुआ है, जैसे हमने इनको लिखा हुआ है, नहीं, आप इनको ऐड करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऐड करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इन तीनों को ऐड करना चाहते हो तो इनको इस तरह से ऐड करना होगा कि ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है वो कैंसिल आउट हो जाए। मतलब अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए पहले इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां पर भी 3 KClO, यहां पर भी 3 KClO, फिर आप उन दोनों को ऐड करोगे तो वो इंटरमीडिएट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो उसके लिए KClO3 कैंसिल आउट होना चाहिए, यानी जो फाइनल रिएक्शन आपकी होनी चाहिए उस फाइनल रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको नहीं दिखना चाहिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि रिएक्शंस को ऐड करके वापस लिखने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो उसके बजाय ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से हम कर रहे थे उसी तरह से हम यहां पर इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो अगेन वही तरीका, इसके हमारे पास कितने मोल्स हैं, x मोल, x मोल यहां पर लिख देते, राइट, x मोल हमने यहां लिख दिए। अब इसके x मोल से इसके साथ इसके कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, 2x मोल्स, देन इसके कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, x मोल, इसके भी x और इसके भी x। अगर आप इसके x मोल लेते हो तो इन सब के हमें पता है x x x, इल्ड नहीं दे रखी तो हम यही मान रहे हैं कि इल्ड जो है वो है 100%। अब अगर इसके x मोल यहां पर प्रोड्यूस हुए और यहां से हमने इस KClO को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया, यहां से हमने KClO को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया, अब दूसरे कंटेनर में KClO किस में कन्वर्ट हो रहा है, KClO3 में। यहां पर क्या लिखेंगे, कितने मोल्स हैं हमारे पास KClO के, यहां एक कंफ्यूजन होता है, बहुतों को ऐसा लगता है यहां x लिखा हुआ है क्योंकि KClO है, यहां 3 KClO, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां 3x लिख देते हैं। 3x नहीं आएगा, यहां पर भी x ही आएगा, कारण अगर यहाँ 100 ग्राम KClO प्रोड्यूस हुआ है तो KClO तो आपके पास 100 ग्राम है, अगर 10 मोल्स KClO प्रोड्यूस हुआ है तो वो 10 ग्राम है। यहाँ ऐसे थोड़ी बोलते हैं 3 KClO के मोल्स, ऐसा नहीं बोलते। बैलेंसिंग तो आप अलग अलग तरह से कर सकते हो, ये 30, ये 10, ये 20, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर यहाँ 30 है तो क्या 30x लिखेंगे, नहीं, यह इसको आप क्या बोलते हो, मोल्स ऑफ KClO। जब आप ये लैंग्वेज बोलते हो तो इस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आपको कोई मतलब नहीं है। इसका यूज तो कब आता है, जब ये देखना होता है कि इसके 1 मोल से इसके कितने मोल्स बनेंगे, बट राइट नाउ आपके पास KClO के कितने मोल्स है वो तो x ही है। जैसे इसको मैं यूं कह दूं, एक हम रिएक्शन हो रही है,
अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास अमोनिया के 1 मोल है। अगर अमोनिया के 1 मोल है तो क्या यहां पर हम 2 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अगर आपके पास अमोनिया के 1 मोल है तो यहां पर क्या लिखोगे? 1 मोल लिखोगे। इस कोएफिशिएंट से आपके पास अमाउंट कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये अच्छी तरह से याद रखना, जितने मोल्स आपके पास है, अगर x मोल यहां प्रोड्यूस हुआ है तो यहां पे भी x आएगा, यहां पर 10 मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं तो यहां पे भी 10 आएगा, 0.1 मोल्स है तो यहां पे भी 0.1 मोल आएगा। इसका कोएफिशिएंट चाहे 1 हो, 2 हो, 100 हो, 200 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन अब इसके x मोल से इसके इतने मोल्स बनेंगे, इसके x मोल से इसके कितने बनेंगे? वही तरीका 1/3 इंटू एक्स, 1/3 इंटू एक्स। इसके कितने बनेंगे? 2/3 इंटू एक्स। ठीक है, 2/3 इंटू एक्स। फिर यहां पर अब हमारे पास KClO3 के कितने मोल्स है? x/3 जो थे वो लिख लिए हमने यहां पर KClO3 के मोल्स। अब KClO4 के कितने बनेंगे? फिर से वो यूनिटरी, तो तरीका 3/4 इंटू 3/4 इंटू x/3। कितना आ गया ये? x/4। KCl के कितने बनेंगे? तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू x/3 यानी x/12। यानी सबके मोल्स हमें पता चल गए इन टर्म्स ऑफ x। अगर आप इसके x मोल से स्टार्ट कर रहे हो तो इसके कितने मोल्स बन रहे हैं? आपको मिल रहे हैं x/4 मोल्स। KClO4 के मोल्स पता चल जाएंगे। अगर आपको x पता है तो आप हर एक के मोल्स निकाल सकते हो। क्वेश्चन यहां पर भी ऐसे हो सकता है कि इसके इतने मोल्स है तो बताओ इसके कितने प्रोड्यूस होंगे, और अगर इसके इतने मोल्स चाहिए तो इसके कितने लेने होंगे, वो भी आप कर सकते हो। बस कोई ज्यादा चेंज नहीं है। पहले एक ही रिएक्शन में बात करते थे, अब नंबर ऑफ रिएक्शंस बढ़ गई तो ठीक है, प्रोसीजर तो वही है, हर एक स्टेप में तो आपको वही करना है। हाँ, वो स्टेप्स जो है वो अब आपको बार बार रिपीट करनी है। ये जो किया फिर यहाँ पे वही करना है, फिर वो यहीं पर करना है, तो उसी स्टेप को आपको बार बार रिपीट करना है। हर जगह तरीका वही है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। तो अप्रोच में कोई चेंज नहीं है, बैलेंस रिएक्शन आपके सामने। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। दो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, सब कुछ मैं कर चुका हूं तो वो आसान सा आपको लगेगा। लेकिन हाँ, एक काम करना, जब अब मैं कर रहा हूं तो आप एक्स की टर्म में नहीं करना, आप जो मोल्स में दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग करना। जैसे ए पार्ट, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KClO4, KCl and H2O produced by 20 मोल Cl2। डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं करोगे तो क्या करोगे? यहां पर जो ये लिखा हुआ है उसको इरेज करोगे, फिर से रिएक्शन लिखो। हाँ, लेकिन अब यहां पर 20 मोल से स्टार्ट करना है। 20 मोल से आपको ये काउंट करना है कि हर एक के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। ट्वेंटी मोल, इसके भी 20 बनेंगे। 20 20 यहां पर इसके कितने? 20/3 और यहाँ पर इसके 40/3। इसके कितने? 20/3, तो यहाँ पर 3/4 इंटू 20/3 विच इज 5 मोल्स, और यहाँ पर इसका हो जाएंगे 20/3 इंटू 1/4 विच इज 5/3। तो जहां तक बात करें KClO4 के मोल्स तो वो कितने हो जाएंगे? 5 मोल्स। H2O के कितने हो जाएंगे? 20 मोल्स। और KCl के मोल्स की बात करें तो सबका सम करना होगा 20 फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में 40/3, थर्ड स्टेप में 5/3। 45/3 ये कितना हो गया? 15, तो ये टोटल आ जाएगा यस 35।
तो क्वेश्चंस में रिवर्स में भी जा सकते हैं, यही इस तरह से भी हो सकता है। अगर आप रिवर्स में भी जा रहे हो तो तरीका वही है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर मुझे 10 मोल या 20 मोल या 100 मोल KClO4 के प्रोड्यूस करने हैं, तो जैसे यूनिटी हमने इधर लगाई है वो यूनिटी रिवर्स में भी जा सकती है, रिवर्स डायरेक्शन में आप लगा सकते हो। अच्छा, इस सब में हमने माना है कि रिएक्शन की यील्ड जो है वो 100% है। अगर रिएक्शन की यील्ड 100% नहीं हुई तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। अब वो पार्ट आपको फिर से देखना पड़ेगा। ये आंसर राइट नाउ यहां पर आ गए। इसी में मैं अब एक पार्ट और ऐड कर देता हूं, बी पार्ट, फाइंड द मोल्स ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड बाय 20 मोल Cl2 if yield of reaction 1, 2, 3 are 50%, 25% and 20% respectively। यानी इसकी यील्ड हो गई 50%, इसकी यील्ड हो गई 25% और इसकी यील्ड हो गई 20%। अब क्या होगा, वही तरीका, अब स्टेप्स आपको मिक्स करनी पड़ेगी। यानी इसके 20 मोल्स है, आइडियली कितने बनते हैं 20 मोल्स, अभी मैं इसी की बात कर रहा हूँ बाकियों के लिए, लेकिन यील्ड कितनी है 50%, तो 50/100 यानी कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे 10 मोल्स। तो अब हमारे पास इसके 20 नहीं, कितने मोल्स आ गए 10 मोल। अब हमारे पास इसके 10 मोल है, फिर से इसके निकालें तो 1/3 इंटू 10 इंटू 1/4, तो ये कितने हो गए 10/12 मोल्स। अब हमारे पास इसके 10/12 मोल्स है, तो ये 10/12, इसके कितने बनेंगे तो 3/4 इंटू 10/12 इंटू 20% यानी 1/5। इसको आपको सॉल्व करना होगा। यस, ये वैल्यू 2, 6, 2 और ये होगी 24, तो ये आंसर आ जाएगा 1/8। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर इस तरह के क्वेश्चन शीट में भी है, तो वो हम करेंगे। तो चलिए इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क लिख सकते हो आप, S1 34 से 42 तक हम डिस्कस करेंगे। O1 S1 और O1, ये हमारा होमवर्क होगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। इसमें कुछ और होमवर्क होगा तो मैं आपको ग्रुप्स पे बता दूंगा, बट राइट नाउ S1 और O1 में ये इससे रिलेटेड जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।